चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल 12 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक लाइन ग्राफ दिया गया है। देख लीजिए, ये एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, तो कंपनी ने जो कुल उत्पादन किया है, मतलब कंपनी जो उत्पादन कितना किया है और कंपनी ने बिक्री कितना किया, प्रोडक्शन और सेल, उसके ग्राफ को दिया गया है, दिखाया गया है। क्या प्रत्येक ईयर के अकॉर्डिंग 2015 से लेकर 2019 तक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पूछा क्या गया है कि सभी वर्षों में कंपनी के कुल बिक्री, मतलब टोटल जो सेल जो हुआ कंपनी का, कंपनी के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, टोटल का प्रोडक्शन जो हुआ, टोटल प्रोडक्शन जो कंपनी का है, इसके कंपेयर में ये कितना परसेंट हुआ है टोटल सेल। तो देखिए, अगर कोई टोटल नंबर पूछा जाए, ठीक है, मतलब टोटल नंबर का परसेंटेज, जैसे पूछा जाए कि 50 रुपया है, उसका 10 रुपया कितना परसेंट है, तो बस क्या करना है कि टोटल जो टोटल है वो लिखना है, और किसका पूछा गया है तो 10 का, तो उसको ऊपर, ठीक है। जैसे देखिए, अगर 50 का 10 कितना परसेंट है, तो 10 ऊपर रखिए, 50 नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 0 से 50 से 2 बार तो क्या हो गया, 20% है। उसी तरह का टोटल प्रोडक्शन पूछा गया, टोटल सेल कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई 100, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेल कितना हुआ है, तो सेल देखिए, सेल के लिए कौन सा है, तो रेड कलर का जो ग्राफ है, यानी इन सबको जो है आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इन सबको आप जब ऐड कीजिएगा आपका क्या आएगा, 2391, ठीक है। और टोटल जो प्रोडक्शन है, यानी ये वाला ब्लू वाला जो है, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 3048 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 78.44, जो 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो यही आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ कोसेक एक्स कोसेक थीटा बराबर √5/2, यही दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, कोसेक थीटा का जानते हैं अब क्या होता है, h/p होता है, ठीक है। यानी h का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस p का ही स्क्वायर होता है का रूट, तो h का स्क्वायर क्या हो गया 5, p का स्क्वायर क्या हो गया 4, उसका रूट, तो आपका आंसर क्या आ गया 1, b का वैल्यू आपका आंसर आ गया b। अब आपको जो है h भी मालूम है, p भी मालूम है और b भी मालूम है, क्या चीज का, इसको निकालना है, तो इसका क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा को आप तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इनटू में साइन थीटा है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब देखिए साइन थीटा कट गया, अब बाकी जो बचा उसका क्या लिखा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो h/b होता है, टेन थीटा क्या हो जाता है, p/b हो जाता है, और अब क्या बचा, केवल कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। अब सबका वैल्यू तो मालूम है, पुट कर दीजिए, h/p, मतलब h क्या है यहाँ पर देखिए, h क्या है √5/b, क्या है 1 है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, क्या हो गया √5, ये बोला यहाँ हो गया, और क्या हो गया बाय 1 हो गया। इसी तरह p क्या है यहाँ पर 2/1, b क्या है, तो क्या है 1 बाय क्या लिखा हुआ है h क्या है √5, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस नहीं दिखा, प्लस दे दिया, ठीक है। इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 तो ये है ही, 2 तो रह ही जाएगा, और इन √5 मल्टीप्लाई √5 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा, -1/√5, यही हो जाएगा। एलसीएम सॉल्व कीजिए, ठीक है, एलसीएम सॉल्व कर कीजिएगा, यहाँ पर 5 है यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 + 4/√5, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो लाइन आया ऊपर यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसका अगला तो √5 से ऊपर नीचे आपको केवल जो है मल्टीप्लाई कर देने हैं, हर का परिमेयकरण जो है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको, तो ये आपका आ गया आंसर, ये कहाँ पर है, तो ए नंबर, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसी समचतुर्भुज रैम्बस दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, रोम्बस बना लीजिए, ये रोम्बस, ठीक है, इसका विकर्ण दिया हुआ है,
देखिए याद रखिएगा, समचतुर्भुज रोम्बस का जो विकर्ण होता है वो जो है इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एक दिया हुआ है विकर्ण, कौन सा, इसी को मान लेते हैं, कितना है 8√3 है, ठीक है। यदि दूसरा विकर्ण उसके भुजाओं के बराबर है, यानी इसको तो हमने मान लिया था इसको, अब दूसरा विकर्ण ये है इसका भुजाओं के बराबर है, तो आप भुजा को क्या मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है भुजा को आप 2a मान लीजिए। रीजन क्यों, क्योंकि जो समचतुर्भुज का विकर्ण होते हैं एक दूसरे को इक्वल भाग में बांट देते हैं, यानी इसका वैल्यू क्या क्या हो गया, अब देखिए a यहाँ हो गया, a यहाँ, क्या रीजन, क्योंकि जो समचतुर्भुज के भुजा जो है वो विकर्ण के बराबर है, यानी ये पूरा विकर्ण क्या है 2a है। अब समचतुर्भुज जो होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांट देते हैं, यानी a यहाँ 2a हो गया, और 2a तो इसका भी साइड है। इससे क्या हो गया कि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया किसी एक ट्रायंगल का। कैसे, देखिए देखिए 8√3 है, अब इधर भी क्या हो जाएगा 4√3 होगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 4√3, यानी दो विकर्ण कटे, एक a हो गया, एक a, दूसरा 8√3 है तो 4√3 एक में और 4√3 एक में, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 8√3 हो गया, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसका समचतुर्भुज का एक और रूल होता है कि दो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 एंगल पे कट करते हैं, यानी किसी एक ट्रायंगल को आप सोचिए और उसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने इस ट्रायंगल को लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें एक साइड का वैल्यू a है, दूसरे साइड का वैल्यू क्या है 4√3 है, तीसरी साइड का वैल्यू क्या है 2a है, यानी एक ये और यहाँ पर एक 90 है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के क्या होता है, यहाँ पर 90 के सामने h है, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर बराबर हो गया p क्या है हमारे लिए, तो p किसी को भी मानिए, क्या फर्क पड़ता है, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4√3 a का स्क्वायर। क्यों किसी को मान रहे हैं p और b, क्योंकि यहाँ तो एंगल का बात ही नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, घेर के स्क्वायर था तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 चौक 16 गुना 3 a स्क्वायर, ये हो गया, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पर a नहीं है, a तो इसका था ना, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 4√3 इसका लिखे थे और 3 इसका लिखे थे, हम दोनों मर्ज करके लिख दिए, यहाँ पर a नहीं है तो यहाँ पर a का स्क्वायर तो है ही नहीं। अब जब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इधर a इधर आएगा तो 3a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 गुना 3, 3 से 3 कट गया, a का वैल्यू क्या हो गया +-4 आ गया, ये आए ना, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि साइड का बात किया गया था, ये तो प्लस में ही होगा, साइड तो हमेशा प्लस में होगा, तो a का वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज रेम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, यानी डायगोनल 1 d1 और d2, यही हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 एरिया निकालना है किसका, रेम्बस का, रोम्बस का 1/2, d1 तो पहले से दिया हुआ है क्या 8√3 क्वेश्चन में दिया था देखिए, और दूसरा डायगोनल एक डायगोनल का वैल्यू क्या है 2a है, देखिए a प्लस a, तो क्या हो गया पहले से 4 था तो अब डायगोनल क्या हो गया d2 जो है वो क्या हो गया 8 हो गया, तो यहां से 4 बार में कट गया, तो क्या हो गया 22√3, यानी 32√3 4 में आंसर है। यहां तक समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या है, अगला लिखा हुआ है समूह ए के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है, समूह ए के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, समूह बी के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन से 3 अधिक है, ठीक है। यहां पर अब समझिए क्या है कि ए, समूह ए का जो 30 विद्यार्थियों का औसत वजन है, समूह ए के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन वो बराबर है समूह बी के 25 विद्यार्थियों के औसत वजन से, ठीक है। ओ यानी ये 3 किलो अधिक है तो इसमें 3 किलोग्राम आप जोड़ सकते हैं। देखिए क्या किए, समूह ए के 30 विद्यार्थी, हमने अभी केवल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैंने इस लाइन में चेंज किया, जरूरी नहीं कि हम इसको इक्वेट ही करेंगे, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा। ए के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन, तो ए के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन बी के 25 विद्यार्थियों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है, ये 3 किलोग्राम अधिक है तो इधर जोड़ दिया ताकि हमको मालूम रहे कि ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। समूह बी के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन समूह बी का जो है
25 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है सी के जो है औसत वजन से 25 किलोग्राम अधिक है, सी के औसत वजन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी के औसत वजन कितना है वो नहीं दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में 20 किलोग्राम के, यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, समूह सी के जो है 20 व्यक्तियों, ठीक है, यहाँ पर 20 छूट गया। ठीक है, तो समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन जो है इसके 2.5 जो है अधिक है। समझिए, फिर से समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये देखिए, समूह ए का 30 विद्यार्थियों का औसत वजन, औसत क्या होगा, टोटल जितना भी वजन निकलेगा सबका जोड़ के बताइए टोटल कितना है। ठीक है, या फिर टोटल विद्यार्थी का जितना 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 वजन है सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड में कितना विद्यार्थी, वो औसत वजन कहला जाता है। तो क्या हो गया कि समूह ए के 30 विद्यार्थी, समूह बी के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 अधिक है, तो 3 किलोग्राम इधर जोड़ती है। अब कहता है समूह बी का जो 25 विद्यार्थी वजन है समूह सी के 20 विद्यार्थियों से 2.5 अधिक है, 2.5 हमने इधर जोड़ दिया। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन जो है बस वही लिखे हुए। आगे क्या कहता है, यदि समूह ए के 30 विद्यार्थियों का कुल वजन इतना है, चलिए ए का तो जो जितने भी विद्यार्थी है ना ए समूह में, यानी 30 विद्यार्थी, उसके औसत वजन इतने हैं, ये समझ गए। तो अब जो है औसत वजन नहीं है, टोटल वजन दिया हुआ है, तो औसत वजन निकाल लीजिए। तो समूह ए के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या हो जाएगा, 1725, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, आगे क्या हो जाएगा, पहले 5 बार खाएगा, फिर क्या होगा 7, फिर 0.5, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया 57.5, यानी ए ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं उसके प्रत्येक व्यक्ति का औसत वजन इतना है। बी ग्रुप में, तो बी ग्रुप में क्या इसी से 3 कम है, तब ना बी में हम जोड़े हुए थे, तो क्या हो गया 54.5। अब सी ग्रुप में जो है तो इससे भी बी से भी 2.5 कम है, तो 52 हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 52 हो गए। सी के लिए हमने ऊपर लिख देते हैं क्या 52। यहां तक आप समझ गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन जो कहेगा वही करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन क्या है। समूह ए कौन है, ये, और समूह सी कौन है, ये, दोनों का जो कुल विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। तो देखिए क्या करेंगे, औसत वजन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वेट करेंगे, टोटल वेट जो होगा और डिवाइड में टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट समूह ए में जो है 30 स्टूडेंट है और समूह सी में 20 स्टूडेंट, यानी टोटल डिवाइड मतलब 50 स्टूडेंट हो गया, इतने हैं। अब टोटल वेट कैसे निकलेगा, तो टोटल वेट निकालते हैं। देखिए टोटल वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए टोटल वेट तो ए का तो दिया हुआ है, हम केवल सी का टोटल वेट निकालते हैं। तो सी का एवरेज वजन कितना, एक आदमी का एवरेज मतलब वजन 52 है, और कितना आदमी है, तो टोटल 20 आदमी, 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से पहले एक बार में 100 हो गया प्लस 40, यानी 104, 1000 प्लस 40 यानी 1040। 1040 जो है वजन है सी ग्रुप के टोटल आदमी का, और ए ग्रुप के टोटल आदमी का इतना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ए प्लस, यहाँ पर क्या ए प्लस सी का टोटल वजन जोड़ लीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए इस पार्ट को, तो जगह बनाने के लिए। तो टोटल वेट क्या हो गया, इसको और इसको आप क्या कीजिए यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका, तो जो है 2765 आएगा। ठीक है, और डिवाइड जब 50 से कीजिएगा तो ये दोनों से आपका 553 बार कट जाएगा, 553 बार। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका ए नंबर आंसर, 1 नंबर आपका आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 3500। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है, तो और क्या सी ए दिया हुआ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए क्या है, ए बी सी, जिसका एक एंगल का वैल्यू 135 डिग्री दिया हुआ है। सी ए कितना दिया हुआ है, सी ए ये वाला है 5√2 सेंटीमीटर, ए बी ये वाला है 7 सेंटीमीटर। कहता है ई और एफ जो है क्रमशः, ई एफ एफ क्रमशः ए और ए सी और ए बी पर है। ए सी ये वाला पोर्शन है और ए बी ये वाला पोर्शन है, ए सी ये वाला पोर्शन है। इस पर एक पॉइंट है, क्या ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है। ठीक है,
और क्या बोला गया, AC के मध्य पॉइंट ई है, यानी इसको जो देखिए AC यानी इधर और इधर बराबर है, यहां भी इधर और इधर बराबर है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि मध्य पॉइंट बोला गया है। तो EF की लंबाई ज्ञात करना है, EF यानी ये तो जो मिला इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ जब मध्य पॉइंट ये है तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका 7 का आधा हो गया, नीचे भी इसका आधा हो गया। या फिर देखिए ये दो तरीके से निकलेगा, दोनों में से सबसे आसान तरीके से पहले बताते हैं, ठीक है। इसी से आप समझ जाइएगा कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये पूरे साइड को भी ले सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर रूल होता है AB निकालने के लिए, जब एक ट्रायंगल का 2 साइड दिया हो, यानी ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला साइड 5√2 सेंटीमीटर दिया है, और एक एंगल दिया हो, तो थर्ड साइड, पहला दूसरा साइड का मैं मालूम है, थर्ड साइड का निकालने का एक रूल होता है, उसी रूल की मदद से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वो रूल क्या है, तो क्या करते हैं, जो सबसे ये वाला एंगल के सामने वाला साइड है, ठीक है, BC, उसका स्क्वायर, और जो जो दिया हुआ है, ठीक है, उस दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2AB इंटू AC, और क्या हो जाएगा, कॉस जो है AC ये वाला हो गया, और फिर मल्टीप्लाई होता है कॉस जो है ये एंगल जो दिया है, जैसे 135 यहाँ है तो 135, यानी रूल क्या है, अगर 3 साइड है ABC, तो जिस साइड को निकालना है उस साइड के सामने ही एंगल दिया होगा, तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आप कोई भी एक एंगल, एक साइड ना भी दिया हो, मतलब देखिए 4 चीज हो गए टोटल, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक साइड ना दिया हो तो उससे इसी रूल से जो है निकल जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ बात करेंगे, तो AC का स्क्वायर ही पूछा गया है, तो AB का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस AC का क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 माइनस 2, इन दोनों का 7 पचे 35, 7 और जो ये 5√2 है तो 35 हो गया, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कॉस 135 डिग्री, देखिए अब 135 डिग्री को आपको जो है नॉर्मल जो है उसमें बदलना होगा। तो देखिए 135 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए पाई में अगर पाई/3 घटाते हैं, देखिए पाई हो गया 180 और पाई/3 हो गया 45, तो देखिए 135 डिग्री आ रहा है, यानी हम यहाँ पर पाई माइनस पाई/3 कर सकते हैं। ये आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने भली भांति वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3, और इसका क्या हो जाता है, कॉस जो है पाई माइनस पाई/3, तो क्या हो जाता है, कॉस पाई/3 माइनस में पर होता है। देखिए कैसे होता है, ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पाई है, पाई में कुछ भी घटेगा तो जो है, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, तो पाई में कुछ भी घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक थीटा जो है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये माइनस हो जाता है, और इसमें कुछ भी घटता है तो डायरेक्ट जो है ये वाला चीजें लिखाता है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा से आपको समझ आ जाएगा, क्लास 10 का ही केवल आप ट्रायंगल चैप्टर एक बार बना लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और 11 का बनाइएगा तब तो और अच्छे से समझ आएगा। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, 99 माइनस 2 मल्टी यानी 70 ये हो गया, और गुना, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस जो है माइनस कॉस पाई/4 ना, पाई/4 45 होता है, पाई/4, और कॉस पाई/4 क्या होता है बताइए, कॉस पाई/4 45 डिग्री, यही है ना, कॉस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हो गया 70 गुना में माइनस में 1/√2। एक चीज देखिए यहाँ पर जो है 7 पचे 35, तो मैंने यहाँ लिख दिया, √2 यहाँ छूट गया, यहाँ पर क्या हो गया √2 यहाँ छूट गया, ये यहाँ √2 आया तो कटने वाला था, तब ध्यान आया कि √2 ये यहाँ पर जो है ये √2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई में √2 है,
तो ये √2 और ये √2 कट गया, तब बाकी क्या बचा, केवल 70 बचा है क्या नहीं, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी 99 + 70 यही बचा है। तो क्या हो गया, 1,6 क्या है इसका है, BC का स्क्वायर का वैल्यू 169 है, तो BC का वैल्यू क्या हो गया, रूट में 169, और 169 जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है, तो यानी BC का वैल्यू क्या हो गया, 13 का स्क्वायर, ये BC का वैल्यू हो गया 13। और याद रखिएगा इस तरह कंडीशन हो, एक ट्रायंगल है, इसमें दो, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट मिल जाए, तो ये जो साइड है यानी ये बड़ा वाला साइड का जस्ट आधा होता है, तो यानी ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 6.5, तो यहाँ पर आपका 6.5 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को मिला दे तो तीसरा साइड का वो जस्ट आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं। आगे क्या है, दिए गए आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, जो आलेख दिया गया है उसका अध्ययन करना है और क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आलेख में क्या क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं, तब फिर आलेख को देखते हैं। 2014-17 में निर्मित और 2015 और 2018 में हुए कुल, ये आयत नहीं है, आयात है। ठीक है, आयात है, ठीक है, का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए निर्मित मतलब इंपोर्ट नहीं, नियमित मतलब एक्सपोर्ट, और आयात मतलब हुआ इंपोर्ट। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको छोटा छोटा लिख रहा होगा, ये इंपोर्ट है वो डार्क वाला ये लाइन है, ये जो डार्क वाला लाइन है यही इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट जो है ये जो हल्का डार्क लाइन है वो है। ठीक है, तो अब 2014 और 2017 का जो टोटल इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ठीक है, और 2015 और 2016 यानी 2014 और 2017 का टोटल इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है, वो रेशियो 2015 और 2018 का टोटल इंपोर्ट का जो रेशियो है बताना, मतलब इन दोनों का रेशियो बताना। तो 2014 में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 2014 है 360 हो गया, और 2017 यहाँ है तो यहाँ पर है 400, तो कितना हो गया, तो 760 ये हो गया। अब रेशियो 760 हो गया यहाँ पर। अब रेशियो किसका है, तो यहाँ पर 14 और क्या है यहाँ पर आपका जो है 17 का, तो 14 और 17 का। ठीक है, 2017 एक चीज सुनिए, यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिख दिया है ना, यहाँ पर वैल्यू जो है एक्सपोर्ट का ना देकर हमने इंपोर्ट का वैल्यू लिख दिया। एक बार हम इसको सुधार देते हैं, कहाँ से कैसे, देखिए यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट लिखा हुआ है ना, तो एक्सपोर्ट के लिए तो हल्का कलर है, यानी 300 ये वाला हमने 360 लिख दिया। ठीक है, 300 और प्लस हो जाएगा 420, ठीक है, तो टोटल 720, यानी यहाँ पर 2 डाल दीजिए, या 720 हो गया। और रेशियो 2015 का इंपोर्ट, एम है इंपोर्ट मतलब आयात जो हुआ है 2015 क्या यहाँ पर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बता देते हैं, यहाँ पर 390 लिखा हुआ है, 390। और 2018 में क्या है 400, यहाँ 2000 डार्क वाला देखना है ना, 450, इसको जोड़ना है, 9 5 14 4 हाथ हमारे 4 4 8 840। अब सिंपल ये दोनों तो 12 से कटता है, ठीक है, बरछाक 72 और बरसात 6 बार में और 12 से 7 बार में, तो 6:7 कौन सा है, तो ये 3 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, x² - 6 √3x + 1 बराबर 0, देन द वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो x² - 6 √3x + 1 यही है। तो क्या पूछा गया, x³ प्लस जो है 1/x³, यही पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x से डिवाइड देते हैं सबको। ठीक है, क्या करेंगे, x से डिवाइड दीजिए। तो क्यों देंगे आपको आगे चल के पता चल जाएगा, इस तरफ आप अगर 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर x जो है से जैसे ही डिवाइड देंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 6√3 प्लस 1/x। ठीक है, ये हो गया, बराबर 0 है, यहाँ बराबर 0 ही हो जाएगा, 0 में x से डिवाइड देंगे तो कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x को एक साथ रखते हैं, इस टर्म को हम RHS में ले आते हैं। अब देखिए हमको मेन साफ निकालना था x प्लस 1/x, क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर 1 इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हाँ a प्लस सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे, यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पर जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला टर्म आया, यानी इस फॉर्मूला के बीच में ये टर्म आ गया, इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए इतना तामझाम के इस टर्म को निकालने के लिए x से डिवाइड दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3ab, तो 3a क्या है x है और b क्या है 1/x है, और फिर मल्टीप्लाई होता है क्या, तो a प्लस b ये होता है, तो a क्या है x प्लस b 1/x यही होता है। और देखिए x प्लस 1/x यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी, वो तो वैल्यू मालूम है। और यहाँ पर देखिए x और x ये दोनों तो कट गया, बाकी क्या बचा, देखिए इसका वैल्यू क्या है 6√3 का क्यूब हो गया, और इसका वैल्यू तो निकालना ही है, देख लो, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 3 और मल्टीप्लाई फिर 6√3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, गुना क्या हो गया 3√3 हो गया। अब यहाँ से 18 माइनस 18√3 बराबर इधर जो इस तरफ पार्ट जो बचा है वो वही तो निकालना था, यानी 216 में हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 648 हो जाएगा √3 माइनस 18√3 बराबर क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। तो इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, यानी 618 में 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 630√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, कहता है कोई कार जो है 40 किलोमीटर की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब कहता है कुल दूरी तय करने में कार का औसत चाल ज्ञात करना, यानी कार जो है टोटल जो दूरी तय किया उसका औसत चाल जो है आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड आपको पूछा जाए, औसत चाल पूछा जाए तो क्या होता है, चाल जो है तो टोटल जो आपका दूरी था, टोटल डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बताइए क्या होता है, टोटल टाइम कितना लगा, अगर ये से डिवाइड कर दो तो एवरेज हो जाता है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमको मालूम है कि 48 और 52 हुआ है, यानी 100 तो हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन टोटल समय कितना लगा, तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से गए हैं 48 किलोमीटर, यहां से क्या हो जाएगा, तो इसी को इधर लेते हैं तो जो है आपका टाइम निकल जाए, क्यों? क्योंकि ये स्पीड है और ये क्या है आपका जो है, एक आपका स्पीड दिया हुआ है और दूसरा क्या है आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमको टाइम ही निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यानी अगर हमको टाइम चाहिए तो बस डिस्टेंस में स्पीड को डिवाइड दे दें तो टाइम निकल जाएगा, तो वही डिवाइड देते हैं। देखिए तो क्या हो गया, टाइम पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम 1 क्या हो गया 48 डिवाइड बाय 40 ये हो गया। अब यहां से कटा दीजिए, 4 से कटेगा क्या 12 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, फिर क्या हो गया 1.2 आ गया यहाँ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तो टाइम 2 यही लगेगा, तो टाइम 2 क्या हो जाएगा जो है, या 2 से कटा दीजिए 6 बार में, 2 से 5 बार में, 6/5 रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब आगे टाइम 2 तो क्या हो जाएगा 52 बत्ते क्या हो जाएगा 65 हो गया, 3×5 अब क्या हो गया 4/5 हो गया। अब यही दोनों का प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, यही है टोटल टाइम है, यानी 6/5 प्लस 4/5 यही जो है आपका। अब यहां से क्या हो गया 100 और जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10/5, यानी नीचे क्या बचा है 2 से जो है 50,
यानी एवरेज स्पीड जो है 50 हो गया, 50 यहाँ है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या, अगला सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। तो क्या हो गया, 2x माइनस 3y का क्यूब है, यही है। माइनस क्या है 18xy, और यहाँ क्या है 2x माइनस 3y। अब देखिए इसका क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, इस टाइप वाला जो फॉर्मूला है। तो a क्यूब यानी इसका क्यूब यानी 8x क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आगे, तो जो है उसके बाद हो जाएगा 3b क्यूब यानी 9y क्यूब हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी यहाँ माइनस है, तो पहला a क्यूब होता है, प्लस क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, और क्या होता है प्लस b क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब और b क्यूब पहले ही लिख दिए, ये और ये टर्म। अब क्या बचा, माइनस में हमको ये फॉर्मूला याद था, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस में कंफ्यूज कर गए थे। माइनस में क्या हो गया 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और b क्या है 3y, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3a क्या है 2x, और b स्क्वायर तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 18 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18x स्क्वायर y, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ है, 18 की 36 54 x y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है, बस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से 8 है, 8x क्यूब है, 8x क्यूब, कोई जो कटने वाला होगा घटने वाला होगा, सबको कटाना और घटाना, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको जो है 12 बातें 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, और गुना 9, 9 की 54 माइनस 54 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18 एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर, यही है। देखिए ये दोनों तो कुछ नहीं होगा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें जुटेगा, तो 18 और 36 और जुट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा आगे, सॉरी यहाँ पर जो है एक चीज देखिए, b का क्यूब है, b का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, वही तो आंसर मैच कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, ठीक है, ये 27 है, ठीक है। ये देखिए हमको लग रहा है ये वाला टर्म होगा, देखिए 8 क्यूब है, ठीक है, और 27 क्यूब है, यहाँ तक तो आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों देखिए कोई कटने वाला नहीं है, तो केवल एक टर्म तो बचेगा नहीं, 2 टर्म और बचना है, इसीलिए ऐसा बोले। हाँ, यहाँ पर एक चीज गलती क्या हुआ था कि 18 गुना 2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ 2 छूट गया था, तब ना हम सोच रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हो रहा है, तो यहाँ पर गुना 2 छूट गया था, तो 18 दूनी 36 यहाँ है और 36 यहाँ है, तो 72 यहाँ देखिए हुआ, और 54 कितना हो गया 110, यही तो आपका आंसर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे क्या है, अनामिका ने इतना रुपया का ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना का भुगतान किया। अनामिका है जिन्होंने ऋण कितना लिया था 15,000 रुपया लिया था, ठीक है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया था, ठीक है, और 3 वर्ष के पश्चात उन्होंने कितना दे दिया 4,965 रुपया दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया। अब कह रहा है कि सुमन ने उसी दर से 1,000 रुपया लिया, दर मतलब रेट, उसी रेट से, यानी जो रेट यहाँ से हम रेट निकालेंगे और वो रेट हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन इन्होंने साधारण ब्याज लिया, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गया, इधर सिंपल इंटरेस्ट अलग होगा, ठीक है। अब रेट आपको मालूम करना, ठीक है, कितना रेट के अनुसार लिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर एक
इस तरह अगर सिंपल रूल से जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम शॉर्ट थोड़ा बता रहे हैं। देखिए देखिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए 1500 तो ले रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपया लिए और इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट के साथ टोटल जो लास्ट टर्म में 3 साल के बाद जो है 3 ईयर के बाद हमने टोटल कितना भुगतान किया, 3,000 तो ब्याज दिया है और इसको तो दिया ही है प्लस में, तो क्या हो गया 19,965 रुपये, ये हो गया। अब क्या कीजिए, आप जो है इसको इससे भाग दीजिए, दीजिए उसका बताता है एक भी, तो देखिए 9965 डिवाइड क्या हो जाएगा 15,000, यही हो गया, ठीक है। 15 से 1000 बार और 15 से जब आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 31, 13, 31। अब देखिए ये जो है 11 का क्यूब है और ये जो है 10 का क्यूब है, ठीक है। देखिए अब देखिए 3 साल के लिए दिया तो मान लीजिए ये पावर को आप टाइम सोच लीजिए, ठीक है, यानी 11/10, 3 साल के लिए दिया तो 3 यहाँ हो गया, 3 साल में क्या हो जा रहा है 10 जो है वो 11 बन जा रहा है, देखिए आप 10 जो है वो 11 बन जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ रेट जो है 10/11 हुआ, तो यानी 10% बढ़ा, देखिए 10% क्या होगा, 1 होगा, 10 का 10% 1, यानी 10% जो है बढ़ा, तो आर का वैल्यू हो गया 10%। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 10,000 रुपया लिया और अब पूछ रहा है 3 वर्ष बाद जो है उसको कितना भुगतान करना होगा, ठीक है, यानी 1 साल के लिए 10% है तो 3 साल के लिए 30% भुगतान करना होगा, ठीक है, और लिया कितना है 10,000, तो 10,000 का जो है हम लोग जो है 30% निकालेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 100, तो 0 0 कट गया, बचा कितना 3 पर 3 0 यानी 3,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या करता है, इस ग्राफ को ध्यान से देखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करता है, किस वर्ष राजस्व में प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में 6% कम है। कहता है देखिए यहाँ जो है राजस्व वृद्धि, अब राजस्व क्या हुआ रिवेन्यू, देखिए यहाँ जो ब्लू टाइप का है वो रिवेन्यू है, यहाँ छोटा सा लिखा आपको नहीं समझ आ रहा, और रेड कलर का जो है वो एक्सपेंडिचर है, खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च, और ये क्या है रिवेन्यू, मतलब जो है राजस्व, अर्निंग जो हो। तो अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर खर्च कितना क्या है, तो यहाँ पर खर्च आमदनी हुआ है 320 और खर्च इतना हुआ, इसी तरह कर खर्च मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ रेवेन्यू को बात किया गया, केवल ब्लू ब्लू पे देखना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ 320 है और यहाँ 350 है, ठीक है, तो क्या ये कितना परसेंट बढ़ा है, तो 320 और यहाँ 350, अगर 1% सोचें इसका 1%, तो 320 का 1% क्या होगा 3.2, 100 से केवल भाग देना है आपको, 1% हो गया, टोटल को 100% बोलते हैं ना, है? तो 1% क्या होगा 100 से भाग दे देंगे, तो इतना 1%, अगर हम 6% निकालना है तो कितना हो जाएगा, सपोज इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, तो 4 गुना 6 24, ठीक है, अगर इसको बढ़ा के भी गुना किया तो केवल 24 रुपया बढ़ेगा, तभी 6% से अधिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है 30 रुपया, यानी इसके कंपेयर में ये 6% से अधिक बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में ये पिछला है उसका अगला है, 6% से कम होना है, तो ये तो अपने रिजेक्ट हो गया। उसी तरह इसमें भी देखना है, ठीक है, तो 380 यहाँ पर कितना है 380, ठीक है, और अगला चला जा रहा है 400, ठीक है, ठीक है, 380 है और अगला चला जा रहा है 400, ठीक है, तो अब देखिए 380 यानी 3.8 है, ठीक है, हम इसको 4 मान लेते हैं और यहाँ पर अगला और 6%, तो कितना हो गया 24 हो गया, क्या अगला 24 गया है, नहीं, 380 से 400 गया है तो 20 ही गया है, आपको लगेगा थोड़ा बढ़ा दिए इसीलिए, तो 38 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 और 48, 3 जो है 348, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ ये हो जाएगा 30 है ना, सॉरी 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 30 है, ठीक है,
छतिया 18 है, सॉरी सॉरी सॉरी, छतिया 18, 180 तब ना बोल रहे हैं हम, जो है 30 लिख दे रहे हैं, 180 और 48, 8 8 4 बाई 2 1 2, यानी क्या हो गया 22 जो है, अगर 22.8 रुपया का वृद्धि होगा तब जो है होगा। और यहाँ कितना है आप देखिए, यहाँ तो 20 रुपया बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 380 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है 380, और यहाँ पर कितना है 400। तो देखिए केवल क्या हुआ है 20 रुपया बढ़ा है, कह रहा है 6% से कम वृद्धि होगा। अगर 22 रुपया बढ़ेगा तब पक्का पक्की 6% वृद्धि होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 2017 होगा। 2017 में पिछले वर्ष के कंपेयर में, इस वर्ष के कंपेयर में इसमें 380 है और इसमें क्या हो जाता है 400। इसी तरह आप सबको कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये तो घट जा रहा है और ये भी बढ़ता है 6% से अधिक, इसलिए इस वर्ष जो है पिछले वर्ष कंपेयर में 6% कम वृद्धि हुआ। ठीक है, आगे आगे क्या है, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5, यही है, यही है। तो अब हमको पूछा गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, और थीटा का रेंज भी दिया गया है। थीटा का रेंज जो है वो 0 से अधिक और 90 से कम है। ठीक है, तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो इसी को यहाँ यूज करेंगे, तो हो गया यहाँ से 8 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा, ये LHS है, नो LHS RHS क्यों प्रूफ थोड़ा करना है, वैल्यू इसका निकालना है, LHS क्यों लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, 8 से गुना करते हैं, तो 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ से क्या करेंगे, 8 यहाँ है, यहाँ 5 है, अगर 5 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, नहीं 3 होगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो गया 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको माइनस से गुना करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से गुना कर रहे हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस 2 कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, और ये 3 जो है ये माइनस में आ जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। इधर RHS में भी माइनस से गुना होगा लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब इसको LCM से सॉल्व करेंगे, तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या हो गया 24, माइनस में 24। अब बीच में ऐसा लिखेंगे कि जो घटा करके 24 से आए, तो 6 चौक 24, 4 में 6 को घटाएंगे, -4 और प्लस 6, तो बीच वाला आ जाएगा, नहीं -6 प्लस 4, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। देखिए -4 कॉस थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 6, ठीक है। अब आगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस में 3 कॉमन है, तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कॉस 2 कॉस थीटा प्लस 1, 2 कॉस थीटा प्लस 1 फिर से कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, यही है। तो बचेगा क्या 4 कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, 0 से इक्वेट करेंगे तो इससे कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। अब क्या कर रहा है, यहाँ जो 0 थीटा का वैल्यू है वो क्या है 0 से 90 के बीच ही है, तो 0 से 90 के बीच थीटा का कुछ भी वैल्यू आए उसका वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये वाला नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि 0 से आप 90 तक का किसी का भी वैल्यू निकालेंगे सबका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, और यहाँ पर जो है निगेटिव आ गया, ये वैल्यू नहीं है। हम cos थीटा का केवल एक ही वैल्यू लेंगे, हम क्या cos थीटा का क्या 3/4, ठीक है। तो cos थीटा का हमको वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, तो b/h, b का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम है। अब क्या चीज का वैल्यू हमको मालूम करना है, तो अब हमको मालूम करना है किसका, तो जो p का वैल्यू, ठीक है। चलिए तो p का वैल्यू मालूम करते हैं कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो h स्क्वायर, p बराबर क्या होता है h का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 माइनस 9 b का स्क्वायर, उसी का रूट, यानी क्या हो गया 7, √7 आया, ठीक है। क्या है आंसर, p का आंसर आया √7। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था tan, यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोड़िए उसी से काम चलाइए। क्या है क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो tan का क्या हो जाता है, तो tan का हो जाएगा p/b, sec का h/b और sin का p/h। यहीं पर आप सब चीज को वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा p का वैल्यू क्या है, देखिए सब में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर होगा, ठीक है, सब में स्क्वायर है, ठीक है। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 हो गया। अब आगे √7 था p का वैल्यू, b क्या है 3, तो 9 हो जाएगा, सबका हम स्क्वायर कर करके लिख रहे हैं। h का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, b का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में p का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और h का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना 16, ऊपर जो है क्या हो जाएगा, तो ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है और यहाँ भी ओ रुकिए 9 से 9 कटेगा, 9 × 16 प्लस में क्या हो जाएगा 16 गुना 16, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में 9 गुना 7, ये हो जाएगा। जब इसको आप सबको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो हम मैनुअली सॉल्व ना करके मेरे पास जो आंसर है हम डायरेक्ट आंसर को आपको आंसर दिखा रहे हैं, 305/144 होगा, जो आपका ए नंबर में एक का आंसर, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वृत्त की जीवा AB और CD को बढ़ाया जाता है, एक वृत्त बनाइए, ठीक है, उसका जो जीवा है, ठीक है, वृत्त का फिगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक वृत्त ले लिए, ठीक है, वृत्त का जो जीवा है, ठीक है, एग्जाम्पल पर ये एक जीवा है, और वृत्त का जो व्यास है, ठीक है, वृत्त का जो व्यास है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वृत्त की बाहरी बिंदु P पर मिलता है, ठीक है, वृत्त की बाहरी बिंदु P पर मिलता है, इन दोनों को बढ़ा रहे थे तो P पॉइंट पर जो है मिलता है, ठीक है। PB, अच्छा AB पहले, AB क्या है जीवा है, A और B ये वाला जीवा है, और CD जो व्यास है, ठीक है। अब कहता है PB यानी P और B इसका जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर, और AB इसका डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर, और क्या कहता है कि और वृत्त के केंद्र से P की दूरी, केंद्र यानी यहां से P की दूरी, यानी इसका डिस्टेंस क्या है 18 सेंटीमीटर यहां तक का, ठीक है। अब पूछा है क्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी क्या, यहां से यहां का डिस्टेंस बोल दे या यहां से यहां का, तो इसको हम इधर वाले का डिस्टेंस r मान लेते हैं, त्रिज्या को तो r मानते ही, ठीक है। इस वृत्त के सेंटर को o मान लेते हैं। अब देखिए यहां इस तरह लॉजिक काम करता हो, एक जीवा है एक त्रिज्या है जो बाहर मिलता हो, इस टाइप का फिगर हो, तो होता क्या है कि यहां से अगर आपके पास यहां से यहां का डिस्टेंस को जो है ले, ठीक है, मतलब क्या हो गया PD, ठीक है, PD, और क्या यहां से यहां का पूरा ले लें, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया PC, ठीक है।
दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालें तो इधर की जैसा ही सेम होगा, यानी इसका जीवा वाला का, जीवा क्या है, पीबी, पीबी प्रोडक्ट हो जाएगा ये पूरे का, यानी जो है पी ए। समझ गए? तो बस इसको आगे आप सॉल्व कर देना, तो कीजिए सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, पीबी, पीबी पीडी क्या है 18, और ये जो है आपका छोटा सा का थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप बोलेंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर एक थ्योरम काम करता है, उनका थ्योरम को बता देते हैं, क्योंकि थ्योरम आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको जानना क्या जरूरी है कि आप सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर जैसे देखिए एक ऐसे रहता है, तो जब बाहर दोनों मिलते रहता है ना, तो यहाँ पर एक जो है एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और यहाँ जो है एक ट्रेंगल बीच में इसे किया जाता है, ट्रेंगल के फॉर्म में बनाया जाता है, और इसको जो है क्या कहते हैं, कन्ग्रुएंस प्रूव किया जाता है। उसके बाद ये एक थ्योरम निकलता है, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट के रूप में एक थ्योरम है, ठीक है। तो आप बाय प्रोडक्ट ही याद रखिए। 18 यहाँ से पीडी, पीडी क्या है 18 तो है नहीं, पीडी तो 18 नहीं है, अरे पीडी तो 18 नहीं है, पीडी 18। देखिए यहाँ से यहाँ आर माने हैं, तो यहाँ से यहाँ भी तो आ रही है, मतलब पी और ओ का वैल्यू तो मालूम है। तो क्या हम पीडी निकालने के लिए पूरे में से आर को ना घटा दें, तो 18 पूरे था, जब आर को घटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 18 था, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए आर को घटा दिए, गुना पीसी, ये पूरा पीसी, यानी यहाँ से यहाँ 18 है और आर को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बराबर क्या पीबी, पीबी 8 है, और ये ए पी ए ये पूरा जो है वो क्या 12 और 8 20 है। अब यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, 18 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 160, ये हो जाएगा। समझ गए? अब यहां से क्या हो जाएगा 132 है, क्या है यहाँ पर, सॉरी 332, आर का वैल्यू क्या होता है 332 माइनस आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू, अगर आर स्क्वायर का वैल्यू मालूम करना हो तो क्या हो जाएगा 324 माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको घटा देंगे तो आपका आंसर जो होगा, फिर यहाँ रूट लग जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 12.8 आएगा, जो 1 नंबर आंसर का सही है, ठीक है। प्रोसेस यही है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अगला आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 117, और एक और वैल्यू दिया हुआ है क्या, x का पावर 2 y का पावर 2 x माइनस एक्स वाई बराबर 3 प्लस 4 रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए अगर आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा करें, यानी ये टर्म और ये टर्म, तो देखिए ये दोनों एक टर्म हुआ यानी ए हुआ, और ये बी, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, ठीक है, जब 4 टर्म वाला इस टाइप का टर्म आएगा इसके लिए, ठीक है। 1 2 4 5 इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत सारे सेट को आप बनाते रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे, इससे आपको कंफ्यूजन सब क्लियर सॉल्व हो जाएगा। एक सेट में कहिएगा कि डायरेक्ट इसे क्यों लाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप खुद यही सब रूल आप खुद यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर है क्या नहीं, इसी टाइप का ये सेकेंड टर्म टाइप का है क्या नहीं, तो देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका मैच कर रहा है क्या नहीं, देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका मैच कर रहा है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक टर्म को देख के पता कर रहे हैं ये आ रहा है, फिर अगला टर्म आपका इस टाइप का आएगा। देखिए क्या, देखिए अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। हाँ, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे, एक एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस क्या हो गया प्लस में
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आपके पास जो है, अब देखिए अभी इस क्वेश्चन में ये टर्म दिया हुआ है, देखिए, और ये टर्म दिया हुआ है, और पूछा क्या आपको, इस टर्म को। इस टर्म में देखिए अभी ये टर्म नहीं है, मतलब कि ये क्वेश्चन तो अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, लेकिन आपको अगर ये पूछ लेता टर्म तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते, देखिए ये फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमको ये टर्म नहीं निकालना है, इसीलिए थोड़ा सा हमको और प्रयत्न करना होगा, स्टेप को आगे बढ़ाना होगा, और आप और सीखेंगे ज्यादा बेहतर से, ठीक है। तो चलिए ये दोनों स्टेप तो स्किप कर देते हैं, आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इस टर्म का तो यहाँ पर कोई वैल्यू दिया नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर इस टर्म का वैल्यू दिया है। इस टर्म का क्या वैल्यू है बताइए, तो यहाँ पर दिया हुआ है इस टर्म का वैल्यू 3 + 4√3, और यहाँ पर जो ये टर्म का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बताइए, 117 दिया, ठीक है। इतना दूर समझ गए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 117, ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में था इधर, तो 3 मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, 12 प्लस क्या हो गया 3√3, ठीक है। इतना समझ गए। सॉरी मल्टीप्लाई मत कीजिए, रीजन क्या, क्योंकि 3 से 117 कट रहा है, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बताइए, 3 से यहाँ से 117 कट जा रहा है, कितना 39 बार में यहाँ कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा 39/4 + √3, 4 + √3 गुना हो गया 4 - √3/4 - √3, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 39, 4 - √3, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 4 का स्क्वायर, यानी 4 × 16 - 3 हो गया, यानी क्या हो गया 12 हो गया, ये हो गया ना। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 16 - 3, 16 में 3 गया तो 13 बचा, देखिए यहाँ 16 में 3 गया तो 13 बचा, डायरेक्ट 13 लिखते हैं, 13 से 3 बार खाएगा, 13 × 39, यहाँ क्या हो गया 3 ब्रैकेट में क्या हो गया 4 + √3, इसका वैल्यू क्या आ गया है 3 ब्रैकेट में 4 + √3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या मिल गया आपको, देखिए आपको क्या क्या मिल गया है, आपको जो है आपके पास मालूम क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 3, 4 + √3 ये है, और आपको मिल गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या मिल गया 3, 4 - √3। देखिए अगर यही पूछा रहा था तो हमारा यही तक आंसर खत्म हो गया, लेकिन अगला स्टेप पूछ दिया है तो दोनों को हम लोग जो है ऐड कर देंगे, तो ये टर्म कट गया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को भी जोड़ना है, तो 3, 4 + √3, और देखिए ये दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो जोड़िए, 3 से कॉमन, 3 को पहले भी कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों टर्म में ही तो 3 है, ये है 3 कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों के बल जोड़ेंगे 4 + √3 और 4 - √3, यही हो जाएगा, ये कट गया, तो बचा क्या केवल 4 4 बचा, 4 4 8 बचा, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम में जो है बराबर क्या हो गया 4 4 8, 3 × 8, और यहाँ से आप 4 2 से इसको कटा लीजिए 4 बार, तो कितना हो गया 12, 12 ही तो इस सवाल का आंसर है, 3 नंबर, समझ गए 3 नंबर जो आंसर है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए, इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, और संबंधित क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है, ऋण पर ब्याज के रूप में हुए व्यय करों पर किए गए व्यय का कितना % है।
ऋण के रूप में ब्याज पर हुआ व्यय। ब्याज, ब्याज मतलब होता है लोन। देखिए यहाँ लोन लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ऋण पर ब्याज, समझ गए। 7.5 और कहता है कि करों पर दिया गया व्यय, कर पर जो टैक्स दिए, देखिए व्यय मतलब क्या होता है, टैक्स, नहीं सॉरी, टैक्स होता है कर, कर पर जो व्यय दिए ये, यानी कितना है 5 है, ठीक है। तो कहता है कि ऋण पर जो व्यय दिए, ये करों पर जो व्यय दिए उससे कितना प्रतिशत है, ठीक है, इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है बताइए, ये अगर ओवरऑल 100% है तो इसका आधा कितना होता है 5.5, वो क्या हो जाएगा 50%। तो क्या इसी को अगर इसी में और 2.5 जोड़ दे तो 7.5 हो रहा है, यानी इस आंसर आपका क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। क्या रीजन, क्यों, क्योंकि 5 का 50% जो है, सॉरी 5 का जो है इसी का 50% जो है, मतलब क्या इससे ये अधिक कितना है 50% है, तो यही आपका आंसर हो गया 50%, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ए डी इसका क्या है, एक जो है ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी ये जो है ये 6√3 है, सी डी जो है सी डी, सी और डी 3√3 है, तो एंगल ए का वैल्यू कुछ है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कुछ को आपको जो है जो अप्रोच करना होगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, सोचना होगा कि क्या हो सकता है रिजल्ट है, क्योंकि ट्रायंगल तो फिक्स है, ट्रायंगल का शेप टाइप तो फिक्स होता है, इन द सेंस मेरा ये कहना है, मतलब देखिए यहाँ 3√3 है, अगर हम सपोज दैट अभी मान रहे हैं 3√3 इसको भी मान ले, ठीक है, तो टोटल मिलके क्या हो गया 6√3, और अगर ये 6√3 है ये 6√3 है, हो सकता है ये भी 6√3 ही, ठीक है, एज्यूम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोलियस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अगर हाइट निकालना हो, मान रहे हैं सिर्फ हाइट निकालना हो, तो क्या होता है √3/2a यही होता है। तो √3/2a क्या है, तो 6√3 साइड, तो 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 3 गुना √3 गुना √3 3 × 3, तो देख रहे हैं 9 आ जा रहा है, यानी हम जो एज्यूम किए थे वो सही था। तो यानी ये एक क्या है, यानी ये एक आइसोलियस ट्रायंगल, आइसोलियस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। आपसे एंगल ए का ही तो वैल्यू पूछा है, तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला, आगे क्या है, सुलेखा जो है 10-40 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है, ठीक है। 36 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो गया 10-40, और 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पाती है। तो देखिए 10 किलोग्राम प्रॉफिट जो है वो क्या है 10 किलोग्राम ऑफ जो है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब अगर सेलिंग प्राइस का जितना भी दाम होगा उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें 1 किलो, तो वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो कहती है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो 36 जो है किलोग्राम चीनी खरीदती है, ठीक है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी होगा, हम सीपी लिख दिए। 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है, तो 36 किलोग्राम चीनी का कॉस्ट प्राइस है ना, ये जो है आपका कितना है 10-40 है, ये है ना। इसको नहीं लिखते अभी, 36 किलोग्राम जो है चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 36 किलोग्राम चीनी के कॉस्ट प्राइस जो है 36 ग्राम चीनी के सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है, यही ना एक फॉर्मूला होता है। 36 किलोग्राम आप जो है चीनी जितना में खरीदे हैं, सॉरी प्लस नहीं होता है माइनस होता है, ठीक है, फॉर्मूला में माइनस होता है।
तो 36 किलोग्राम चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर होगा 36 किलोग्राम के चीनी के सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा प्रॉफिट के। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 10 किलोग्राम चीनी के सेलिंग प्राइस के। तो क्या ये टर्म और ये टर्म तो सेम टाइप का टर्म है, तो क्या दोनों घट नहीं जाएगा, 36 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसका इधर का वैल्यू क्यों, इधर का वैल्यू तो हमको मालूम है क्या है 1040, मतलब 36 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस 1040 है। तो 1 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसी में डिवाइड कर देंगे 1040 बाय 26 हो जाए, मतलब यहाँ क्या हो गया आपका 40 आंसर हो गया। ठीक है, तो 40 आंसर हो गया। 40 आंसर जब हो गया, अब आपसे क्या पूछा था 5 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलोग्राम का 40 है तो 5 किलोग्राम का 200 हुआ, हो गया आंसर। चलिए आगे, आगे क्या है कि गीता जो है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी और अगर 50% अंक मिले लेती तो उत्तीर्ण होती, यानी एकदम 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंक और प्राप्त करती तो उत्तीर्ण हो जाती, क्योंकि 50% अंक नहीं प्राप्त की है तब अनुत्तीर्ण हुई। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 25, यहाँ पर प्रतिशत नहीं है 25 केवल है। ठीक है, 25 अंक ज्यादा मिले, यानी जो है संदीप उत्तीर्ण तो हो गया है, कितना 45% अंक लाके उत्तीर्ण हो गया है। अगर इसको 25 अंक कम मिलता तो ये जो है एकदम उत्तीर्ण, मतलब जितना एकदम मिनिमम उत्तीर्ण होने के लिए हो चाहिए, यानी पास मार्क्स जो है वो होता, यानी इधर भी तो पास मार्क्स ही निकाले, ये 30% ली लेकिन 50 और आता पास मार्क हो जाता, ये 45% तो लिया लेकिन 25 कम भी आता तो पास मार्क हो जाता, तो 25 अंक अधिक लिया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या हो गया 30 और 45, ये 30% अगर इधर ले जाए तो किधर, इधर 15% बचा, और इस 25 को इधर लेते आए तो इधर क्या बचा 75, यानी 15% का वैल्यू 75 है। ठीक है, 15% का वैल्यू क्या है 75 है, तो 1% वैल्यू का वैल्यू क्या हो गया, बस 15 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, 5 बार में, तो 1% वैल्यू का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, यहाँ पर जो है 64% मार्क है, 64% ही। ठीक है, 64 नहीं, 64% मार्क कितना हो, तो 64% मार्क क्या हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा आपका 64, तो यहाँ क्या हो गया 320, और 320 क्या है सी नंबर में। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन 40 दिन में पूरा करता है। ए और बी किसी काम को कितने कितने दिन में, 24 दिन और 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए जब भी 2 या 3 आदमी काम करता रहा और अलग अलग दिन दिया है, दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 120 होगा। ठीक है, अब ए का मान लीजिए ये 120 हम टोटल वर्क ले लिए हैं, यानी टोटल वर्क जो भी है टोटल वर्क 120 वो है। ठीक है, और ए का कैपेसिटी क्या है, क्योंकि वो 24 दिन में पूरा कर पाता है, यानी एक दिन में वो 5 कर पाता है। अगर ये अकेले उस काम को 24 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन में वो 5 काम करेगा, तब ना 5 गुना 24 करेगा, टोटल काम 120 है। तो उसी तरह बी उस काम को कितना दिन में कर पा रहा है, तो बी उस काम को क्या करेगा, एक दिन में इसका 3 काम कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि वो 40 दिन लगा रहा है, एक दिन में 3 काम करेगा तब ना 40 दिन में पूरा 40 दिन काम करेगा तो 120 होगा। यहां तक समझ गए, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, कौन, ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 8 दिन काम दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो 5 और एक, ये एक दिन में 5, ये एक दिन में 8, यानी एक दिन में वो 8 काम कर लेते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं, यानी एक दिन में 8 और साथ में 8 दिन में काम करते हैं, यानी टोटल 64 काम को तो वो निपटा दिया। ठीक है, बचा क्या, सी जो है शेष काम को 14 दिन में करता है, शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा 56 ही काम बचा है, और सी उसको 14 दिन तक करता है, यानी एक दिन में सी कितना काम करेगा, बस 14 से उसको भाग दे देंगे,
होगा क्या नहीं, कोई डाउट नहीं है। 14 से जैसे उसको भाग देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो सी का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, अब क्या करता है, मतलब सी एक दिन में इतना काम कर पाता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य के 75% काम को कितने दिन में काम करेगा, पूरा करेगा। यानी ए और सी जो है वही जो दिया हुआ काम था उसको एक साथ काम करता है, ठीक है, लेकिन उसका 75% काम करना है। दिया हुआ काम कितना है, 120 है, और उसका 75% काम करना है, तो वो कितना दिन में करेगा। यानी 75% काम 120 का जितना भी आएगा वो इन दोनों मिल के काम कर रहा है। दोनों कैपेसिटी कितना है, 5 और 4 9, 9 से भाग दे देंगे तो उतना दिन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल काम तो 120 नहीं रहा, उसका 75% निकाल लेंगे, टोटल काम ऊपर हो गया। और एक दिन में कितना काम करता है उसको भाग देते हैं, कितना दिन काम लग करना पड़ेगा वो निकल गया। तो 120 का 75 निकाल लेंगे। ठीक है, 120 का आधा करते हैं 60, यानी 90, 90/9 जो है 10 हो गया। यानी वो 10 दिन में जो है पूरा काम को कर लेगा, ए और सी 75% काम। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है, 20 नंबर। 20 नंबर कहता है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका 6 सेंटीमीटर जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक जीवा है कितना, 6 सेंटीमीटर है, और जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, तो व्यास पूछा गया है, यानी आर का अगर यहां से यहां मिला दें तो क्या ये आर नहीं होगा, होगा, क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी एक पॉइंट पर मिला रहे हैं। तो क्या ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब 6 4 है तो 6 क्या है, 6 नहीं, देखिए यहां देखिए, यहां से यहां देखिए जीवा अगर 6 है और केंद्र से अगर जीवा को मिला रहे हैं तो 2 टुकड़ा बांटेगा, इधर 3 और इधर 3, यानी ये पूरे 6 तो यहां तो 3 है। पी और बी तो मालूम है, क्या है 4 और क्या है 3 है। एच मालूम करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 प्लस 3 थिया 9, ये हो गया। यानी ये ट्रिपलेट रूल है, 3 और 4 और 5, तो आर का वैल्यू 5 हो गया, और आपसे 10 व्यास पूछा है तो 10 हो गया। ट्रिपलेट रूल समझ रहे हैं ना, 25 का स्क्वायर 5 हो गया, ट्रिपलेट 3 4 5 आपस में होता है ट्रिपलेट, पहला 2 3 4 है तो तीसरा 5, ये आपका आंसर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करता है, किसी धनराशि को ए बी सी के बीच में क्रमशः इतना बांटना है, यानी ए को 2 मिलेगा तो बी को 3 मिलेगा, सी को 7 मिलेगा। अगर धनराशि टोटल जो है 12 है तो ए को 2 मिल जाएगा, बी को 3 मिलेगा, सी को 7 मिलेगा। अब धनराशि बहुत ज्यादा है तो उसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है, अब कहता है यदि बी का हिस्सा में इतना आया है, बी के हिस्सा में कितना आया है, 15,000 आया है, बी के हिस्सा में 15,000 आया है। ठीक है, और बी को कितना मिलता है, 3 हिस्सा मिलता है। ठीक है, यानी एक हिस्सा में कितना आ रहा है, मतलब बी को 3 हिस्सा मिलता है। ठीक है, टोटल अगर 12 हिस्सा है तो बी को 3 हिस्सा मिलता है। तो अगर हम 3 से भाग देते तो एक हिस्सा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। टोटल 12 हिस्सा एग्जाम्पल, तब ना सी को 7 हिस्सा मिल जाता है, बी को 3 हिस्सा मिलता है, ए को 2 हिस्सा। तो अगर 3 से इसको भाग दे दें, 3 हिस्सा का वैल्यू वो है तो एक हिस्सा का वैल्यू 5,000 हो गया। ठीक है, अब पूछा है बी और सी के हिस्सों की अंतर पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा तो पहले से मालूम है हमको कि 15,000 है। अब हम सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। सी का हिस्सा तो क्या है 7, और 7 गुना क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 35,000। ठीक है, 35,000 और 15,000 का अंतर क्या हो गया, दोनों में कितना का अंतर है, 20,000 का अंतर है। तो आप तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, चलो अब जो है आगे अगला 22 नंबर। 22 नंबर क्या करता है, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, m क्या है, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये, यानी 5m 8 3m 4m 1,
और ये किससे डिवाइड होता है, 9 से ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे, मतलब 9 9 का पेयर बना के उसको काटते जाएंगे। अगर 5 और 4 है तो 9 हो गया, काट देंगे, ठीक है। 9 के लिए 9 से जो भी नंबर डिविजिबल होता है उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। देखिए 5 और 4 9, 8 और 1 9, ये सब कट गया, बाकी क्या बचा, देखिए एगो एम है, 2 एम है, 3 एम, तो 3 एम। और कुछ बचा है, और कुछ तो बचना चाहिए, नहीं बचा है, हाँ एगो बचा है, 3 बचा है, ये किसी से नहीं कटा है, ठीक है। ये सब, ये जो है 9 से डिविजिबल हो रहा है, यानी ये डिविजिबल 9 से हो रहा है, तो जो जो कटने के बाद भी बाकी बचा सब डिविजिबल 9 से होगा, ठीक है। यानी m का वैल्यू क्या रखे जो ये पूरा अंक आने के बाद 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। m का वैल्यू क्या रख सकते हैं बताइए। तो m का वैल्यू देखिए यहां पूछा गया सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा m का वैल्यू क्या रखे, 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो m का वैल्यू सबसे छोटा 2 है, अब सबसे बड़ा क्या होगा सवाल ये। तो सबसे बड़ा m का वैल्यू तो एक ही डिजिट का है, तो सबसे बड़ा तो 9 खुद हो सकता है, लेकिन 9 डालेंगे तो नहीं होगा, तो 27 9, सबसे बड़ा 9 भी हो सकता है क्या, नहीं 9 नहीं होगा, क्यों, 9 27, 27 प्लस 3 हो गया 30, 30 9 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, 9 नहीं होगा, 8, 8 तिया 24 और 3 27, m का वैल्यू अगर सबसे बड़ा 8 रख दे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 8 तिया 24 और 3 27, 27 खुद 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा m 2 हो गया, सबसे छोटा m 2 हो गया, सबसे बड़ा m का वैल्यू 8 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा था, तो आंसर हो गया 16, जो यहाँ पर ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला अगला क्या है कि किसी वस्तु की सूची मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस जो है, एलपी लिस्ट प्राइस जो है वो 30% और ये नहीं, लिस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, किसी व्यक्ति जो लिस्ट प्राइस है उस पर जो है 30% 16% का दो क्रमिक छूट दिया जाता है, ठीक है। यानी जितना भी लिस्ट प्राइस होगा उस पर दो अलग अलग क्रमिक छूट दिया जाता है, ठीक है। पहले दिया गया 30% और फिर दिया गया 16%, ये दोनों छूट दिया गया। अब आगे क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि उसके बाद उसको इतना में बेच दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है, मतलब छूट दिए, जितना उसमें लिस्ट प्राइस दिए तो उसमें लिस्ट कर दिए थे इतना दाम है इसका, अलग अलग छूट दिए, उसके बाद इतना में बेच देते हैं। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, सूची मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य तो बेचे ही इतना है, दोनों में डिफरेंस कर देंगे, यानी मेरा मेन टारगेट लिस्ट प्राइस निकालने का है। देखिए दो कंटिन्यू अगर छूट दिया जाए तो दोनों को मिला करके एक छूट निकाला जा सकता है, कैसे, एक फॉर्मूला के मदद से। अगर दो कंटिन्यूस छूट दे रहा है, बोलेंगे पहले 10 दिया फिर उसके फिर 15 दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो पहले दोनों छूट को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका इसको जोड़ दे, यानी 30 + 16। आपको लगेगा क्या अलग अलग दो कंटिन्यू छूट दिए तो यही आंसर होना चाहिए, नहीं, ये दो कंटिन्यू छूट अगर आप सेम नंबर पे देते तब ना, मान लीजिए 100% था, ठीक है, उस पर आपने पहले छूट दिया 70, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन फिर अब जो छूट देंगे, यानी आपने 30 रुपया पहले छोड़ दिया, लेकिन अब जो छूट देंगे वो तो 70 पे देंगे, 70 का अगर आप मान लीजिए पहले आपने 30% दिया, अब फिर आप 10% दे रहे हैं, तो अब तो 70 पे ही 10% देंगे, यानी अब केवल आप 7 छूट देंगे। आपने दोनों को जोड़ के पहले से अगर 40% छूट निकालना चाह रहे हैं तो आपको 40 छूट देना होगा, आप जो है कंटिन्यू छूट देंगे तो केवल 37 ही छूट देंगे। यानी आप अगर किसी को बोल रहे हैं बेवकूफ बनाए कि यार देखो हम तुमको 40% छूट देंगे, यानी 100 का 40% जो है यानी 40 रुपया छूट दे रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं पहले 30 देंगे फिर 10% छूट देंगे, तो पहले 30 के लिए तो पूरे 30 छूट दिए, लेकिन अगला जो 70 ही वो बचा ना उस पर आप छूट देंगे तो केवल 7 देंगे, यानी आप 37 ही उसको छूट देंगे, ठीक है, यही अंतर होता है। यानी कुछ अमाउंट जो है अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो कुछ अमाउंट हम आप ज्यादा छूट दे दिए, अगर क्योंकि दोनों को मिला के एक साथ ही छूट दे रहे हैं तो उसको आपको घटाना तो होगा ना, तो घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसका मतलब 30% जो है 30% जो है बाकी जो पहले ही छूट दे दिए थे उसको हम घटा देंगे, यानी 30%
30 का 16% आप घटा दें, यही लिखे हुए हैं 30 गुना, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्या, आप इसको घटा दीजिए 16% ऑफ 30, क्योंकि पहले जो आपने 30 दे दिया, 30% जो छूट दे दिया, अब उस पर आपने फिर से 16% छूट दे दिया उस 30 पर, समझ रहे। मान लीजिए आपने यहाँ जो 30 जो छूट दिया, अब इसके ऊपर जो भी छूट पहुंच गया उसको आप वापस घटा दीजिए। इसका समझिए, ये जो मिटा दिए, नहीं तो और अच्छा समझ जाते हैं। देखिए 100 का 30% जो आपने छूट दे दिया, ठीक है, तो यानी 30 रुपए छूट दे दिया। अब फिर आप 16% केवल छूट देंगे ना, यानी 70 का केवल 10% लेते हैं, 16% निकालना मुश्किल होगा, इसलिए 10% ही केवल छूट दे रहे हैं, तो 7 रुपए छूट दिए, यानी 37 हुआ। डायरेक्ट आप तो 40 दे दिए, तो केवल इसी जो पहले से नंबर दिया हुआ है उस पर हम डायरेक्ट जब छूट देते, इस पर भी छूट दे दिया आप 30 रुपया, नहीं तो बाद में केवल 70 रुपए दे रहे थे, इसका ही 10% ही ना दोनों मिला के छूट दिए, 10% निकाल लीजिए, 3 इसमें जो है ओवरऑल में 3 घटा दीजिए, उसी तरह इस ओवरऑल जोड़े, लेकिन 16 का जो है 16% जो है वो किसका निकाल लीजिए, 30 का निकाल लीजिए और घटा दीजिए, तो ओवरऑल परसेंटेज मिल जाएगा, यानी 46% और -16 गुना 30/100, ये हो जाएगा, ये 0 कट गया, ठीक है। अब 16 बटे यानी 46% और माइनस हो गया 1.6%, यानी 1.6% अगर घटा दे 46 में तो ओवरऑल आपने छूट दे दिया, ठीक है। तो यानी क्या हो गया 44.4, ये हो गया। देखिए तो कोई कंफ्यूजन है, 44.4, हाँ, हम यहाँ पर हम गलती करती हैं एक चीज, क्या 1.6 तो केवल इसके लिए हुआ ना, 10 से जब हम भाग दे दिए, 3 से गुना किए ही नहीं, तो पहले 3 से ही गुना कर लेते हैं, 16 16 48, अब 10 से भाग देंगे तो 4.8, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसमें पहले 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 41.2, ये जो है अब जो है दोनों मिला करके केवल पहले 30 के फिर 16 दें या डायरेक्ट 41.2% छूट दे दें, बात एक ही, ठीक है, यानी इतना का छूट दे दिया गया, ठीक है, यानी ये जो है इतना छूट देने के बाद आया, यानी अगर ये कितना बचा, 100% लिस्ट प्राइस था, 100% क्या था, लिस्ट प्राइस था, हंड्रेड परसेंट क्या था, वो लिस्ट प्राइस था, लेकिन 41.2% हम छूट दिए, तो बाकी छूट देने के बाद कितना परसेंट में हमने उसको बेच दिया, तो 58.8% में उसको बेच दिए, इन दोनों को घटाए तो, यानी यही 58.8 जो है वो हमारा क्या है, वो यानी 58.8 जो है इतने में हम जो है इतने परसेंट में जो है हम दे दिए, यानी 1 लिस्ट प्राइस का जो है ये लिस्ट प्राइस का जो है लिस्ट प्राइस का जो है 58.8% ही 1176 हुआ, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस निकालना है तो 100% निकाल लीजिए, 100% निकालना है तो 100% क्या हो जाएगा 1176 डिवाइड में 58.8 और मल्टीप्लाई में 100 हो जाए, ठीक है। अब यहां से जैसे ही 0 हटेगा तो एक तो और 0 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, अब इससे आपको इसको कटाना होगा, 2 बार कटे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2000, क्या हो गया 2000, और आप क्या हो गया लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस तो 100% का है, 2000 हो गया, और आप जो है यहाँ जो ये विक्रय मूल्य जो है ये है, दोनों को घटा देंगे 1176, ये हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा 8 का 824 आएगा, जो ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के लिए एक सजेशन है, जब भी ये क्वेश्चन बनाए तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाए, क्योंकि गुना भाग बहुत ज्यादा इसमें करना है, कहीं एक मिस्टेक हुआ तो चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम साफ साफ अच्छे से एकदम लिखना है, ज्यादा लाइन स्किप करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ आराम से लिखिए, ठीक है, स्पीड बनाइए, साफ साफ आराम से बनाइए, ठीक है। तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बोर्ड मास लगेगा,
ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो बोर्ड मास यहां से कितना हो गया, 5 दूनी 10, 11/5 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ जाएगा। तो ये हिंदी में कुछ कुछ गलती लिखा गया, टाइप हुआ है, ठीक है, तो पहले हम सही कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी में कुछ कुछ गलती टाइप हो गया है, बनाते समय देखे थे, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, जो ऊपर ऊपर सही, ठीक है, जो जो गलती है उसको पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब 9 4/9, 11 1/3, 1/8, 4/3, 5 1/3, 9/8, और यहाँ पर भी गलती, हिंदी में कुछ गलती हो गया था, हम सही कर दिए, ठीक है। तो 7/8 ये, ठीक है, और ये यहाँ क्या है, 3/4, अब सही। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 8 यहाँ जाएगा, तो 8 7 15, 15/8, यही है 15/8। लेकिन जब हम भाग को गुना में बदल दिए हैं, भाग को जब गुना में बदल दिए हैं, 15/8 होना तो चाहिए, लेकिन भाग को जब गुना में बदल दिए तो 8/15, यहाँ तक समझ लो। अब ब्रैकेट था, ब्रैकेट में रहने देते हैं, भागा, पहले ब्रैकेट का काम हो रहा है, इसीलिए ब्रैकेट का अंदर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 × 9, 9 81 + 4 मतलब 85/9, भागा रहने दीजिए क्योंकि अभी इधर काम होगा, तभी सबसे पहले ऑफ का काम होता है, यहाँ गुना में बदल दिए क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं था, भागा है तो भागा रहने दीजिए। 11 मतलब 33, 1 34/3, ऑफ है तो गुना लिखिए 1/8, बाहर ऑफ है रहने दीजिए, 4/3 है क्योंकि अंदर का काम होगा तभी बाहर का ऑफ करेंगे पहले, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम। 5 1/3, अब क्या है, माइनस, माइनस के इधर जो टर्म है उसको आप भाग का काम कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस टर्म को अलग थलग कर देता है, तो अपना बाद में काम इसको सॉल्व करना ही होगा, तो कर ही देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/3, माइनस टर्म को अलग थलग कर देता है, इसलिए साथ ही साथ लाइन सॉल्व कर दीजिए, कहीं गुना ऑफ रहता तो फिर साथ, जैसे यहाँ पर गुना है इसको हम कुछ नहीं किए अभी, 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार, ठीक है। अब आगे, आगे क्या होगा, आगे जो है यहाँ जो है कुछ कट रहा है, एक चीज फर्स्ट लाइन में भी गलती था, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 4 5 दे दिए थे, यानी यहाँ भी 2 कर देते हैं, फर्स्ट लाइन में यहाँ भी 2 था, ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो गया, इसी क्वेश्चन में हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5/2, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से यहाँ से 4 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, 4/3 पहले टर्म में, भागा, अब देखिए 85/9, अब ये भाग है तो पलटाएंगे, तो गुना लिखेंगे, तो इन दोनों जो नीचे है दोनों ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 बार में, ठीक है, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 17 बार में, और 17 से 70 25 85 5 बार में, ऑफ है, ऑफ को अभी तो कुछ करना नहीं है, 4/3 है, गुना गुना रहने तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 15 1 16/3 है, -3/2 है। अब आगे 4/3 डिवाइड डिवाइड ही रहने देंगे, यहाँ पर क्या है 5 × 4 यानी 5 × 4, नीचे क्या है केवल 3 है, अब यहाँ ऑफ है तो गुना लिखेंगे 4/3, यहाँ पर 16/3, यहाँ पर जो गुना है इसमें स्टार मार दे दीजिए, क्योंकि इससे वीआईपी ट्रीट होगा इसका, क्योंकि पहले इसका काम होगा, ठीक है, -3/2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4/3 भागा 5 × 4 × 4/3 × 3 होगा, और गुना इधर ये 16/3 इधर ही रहेगा,
अब देखिए गुना से पहले डिवाइड का काम करना होगा। इस गुना का क्यों काम किया, क्योंकि पहले ऑफ का काम होता है, ऑफ लिखा था तो ऑफ का तो काम करना होगा, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई का काम से पहले अब डिवाइड का काम होगा, यानी भागा को हटाना होगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 और गुना हो जाएगा 3 × 3, ऊपर चला जाएगा, ये दोनों पलट जाएगा और नीचे 5 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो गुना है इसको लिखेंगे, ठीक है, -3/2। अब कटाइए, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा, अब यहाँ केवल बचा है, केवल यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर बचा है केवल 4 बचा है, नीचे 5 बचा है और इधर क्या बचा है, माइनस में 3/2 बचा है, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 10 और 10 से 2 बार में 4 दूनी 8 और -5 बार में 5 दिया 15, तो क्या हो गया -7/10, यानी आपका आंसर हो गया ये 2 नंबर -7/10। इस क्वेश्चन को आराम से करना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। आगे आगे क्या है, आगे कहता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसका एडी माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका ये वाला है, एडी है, एडी माध्यिका है, ए यहाँ लिए हैं, इसको डी लेते हैं क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल है ना। अब कह रहा है यदि ई एफ जो है, ई और एफ जो है, ओ सॉरी हम बार बार सेंट्री में पहुंच जा रहे हैं, पहले पूछ तो देख तो ले, ई और एफ क्रमशः ए डी, जो ए डी है, यहाँ जी छूट गया है, ठीक है, ऊपर जी लिखा हुआ है देख लीजिए, ई एफ जी क्रमशः ए डी, यानी ए डी का मिड पॉइंट कौन है, ई है, मध्य बिंदु लिखा हुआ है, एडी का मिड पॉइंट ई है, एई का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है, ए का मिड पॉइंट कौन है, एफ है, तो एई का मिड पॉइंट हो गया यहाँ एफ हो गया और डीई का मिड पॉइंट हो गया जी, डीई का मिड पॉइंट हो गया जी, ठीक है। अब पूछा है कि बी एफ जी, मतलब बी और यहां से एफ मिला देते हैं, बी एफ और जी, क्योंकि लाइन मिल नहीं रहा है, यहां से इसको और यहां से इसको मिलाएंगे, बी एफ जी, इसका एरिया पूछा है, और ऑप्शन दिया है कि पूरे ट्रायंगल का ये 1/2 हिस्सा होगा, 1/8 हिस्सा होगा, 1/4 हिस्सा होगा या 1/12। पूरे ट्रायंगल को हम हिस्सों में तोड़ते हैं तब देखते हैं ये बीच वाला कितना नंबर में हिस्सा में आएगा पूरे ओवरऑल का। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये माध्यिका क्या करता है, पूरे ट्रायंगल को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है, यानी इधर आधा हिस्सा हुआ, आधा हिस्सा। अब इसमें भी ये मध्य बिंदु पर है, ने 3 गो कटान दे दिए, यानी पूरे माध्यिका को भी 4 भाग में बांट दिया। यहां से अगर ये मिला दें, ये अलग ट्रायंगल हो गया, ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल, ऊपर अलग ट्रायंगल, यानी 1 2 3 और 4, चारों ट्रायंगल बराबर हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो ये माध्यिका इसको बांटा और ये मध्य जो है और ट्रायंगल को बांट दे। इसी तरह 4 हिस्सा इधर हुआ ट्रायंगल का, तो 4 हिस्सा इधर भी होगा, टोटल ट्रायंगल का 8 हिस्सा हुआ, ठीक है। और ये जो है बी एफ जी जो है कितना हिस्सा में है, तो देखिए यहाँ पर एक और घिस सकते हैं, यानी ये 2 हिस्सा में है, यानी इसका हिस्सा 2 है, बाकी ओवरऑल 8 है, तो 1/4 पूरे का ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, पूरे का 1/4 हिस्सा है। यही आज का वीडियो यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रायंगल अगर लास्ट तक देखे हैं तो आपके अंदर जुनून है, आप जरूर एक ना एक दिन जो है एसएससी का कोई न कोई एग्जाम, मतलब कोई न कोई नहीं, एसएससी का जो है सीएचएसएल या सीजीएल का आप जरूर पास करेंगे। आगे इसी तरह जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है इस चैनल पे मिलेगा, इसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके बाय, वंदे मातरम।